हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे मेले में जाने के बाद जब वे अपने अपने खिलौने और मिठाइयाँ खरीद कर किस प्रकार मेले का आनंद लेते हैं और बच्चे दो दल में किस प्रकार से विभक्त हो जाते हैं। क्योंकि हामिद ने चिमटा खरीदा है, जबकि महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी ने बिश्ती, सिपाही और अन्य प्रकार के खिलौने खरीदकर अपने अपने खिलौने की श्रेष्ठता स्थापित करने में लगे हुए हैं। तो बालकों के दो दल बन गए, एक तरफ हामिद है और दूसरी तरफ महमूद, मोहसिन, नूरा और सम्मी दिखाई दे रहा है। देखिए, उनके बीच तर्क वितर्क चल रहे हैं। सम्मी तो विधर्मी हो गया है, दूसरे पक्ष से जा मिला। सम्मी तो विधर्मी कैसे हो गया? क्योंकि उसने कहा था कि वो अपने जो खिलौना है उसके बदले में हामिद का चिमटा लेने के लिए तैयार है। उसने खंजरी खरीदी थी और इसके बदले में वो हामिद से चिमटा लेने के लिए कह रहा है। लेकिन जो महमूद, मोहसिन, नूरे, वे हामिद से 1-2 साल बड़े होने के बावजूद भी हामिद के दल से अलग थे और उसके आघात जो उन्हें लग रहे थे उनसे वे आतंकित हो उठे थे। उसके पास न्याय का बल और नीति की शक्ति है। किसके पास? हामिद के पास न्याय का तो बल था और नीति की शक्ति उसके पास दिखाई दे रही थी। एक तरफ मिट्टी के खिलौने थे और दूसरी तरफ लोहे का चिमटा था जो इस वक्त फौलाद साबित हो रहा था। मतलब उन मिट्टी के खिलौनों के प्रति जो चिमटे की श्रेष्ठता है वो स्थापित हो रही थी। वह अजेय है, घातक है। मतलब हामिद का जो चिमटा है किसी मायने में अन्य खिलौनों से कम नहीं पड़ रहा था और दूसरों को मार गिराने वाला था। अगर कोई शेर आ जाए तो भिश्ती के तो छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। हामिद आगे अपने चिमटे की श्रेष्ठता का बखान कर रहा है कि यदि कोई शेर सामने आ जाए तो आपका जो ये भिश्ती पानी भरने वाला है इसके तो छक्के ही छूट जाएं। मतलब ये तो उसे देखकर ही भाग जाए और सिपाही जिसके हाथ में बंदूक है वो भी उसे देखकर घायल हो जाए। वकील साहब की तो नानी ही मर जाएगी, चोगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाएंगे। हामिद कह रहा है कि यदि कोई शेर आ जाए तो तुम सबके खिलौनों की कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। सारे के सारे खिलौने यूं ही चकनाचूर होकर ढेर हो जाएंगे। मगर मेरा जो ये चिमटा है यह तो क्या है, रुस्तम हिंद है और शेर पर लपक कर वार करेगा और उसकी गर्दन पर सवार होकर उसकी आंखें भी निकाल लेगा। आगे देखिए, जब महमूद अपने चिमटे की श्रेष्ठता स्थापित करता है तो मोहसिन वापस क्या कह रहा है। मोहसिन ने फिर भी अपने खिलौने की श्रेष्ठता स्थापित करते हुए एडी चोटी का जोड़ लगाकर कहता है, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? तो वो कहता है कि मैंने जो भिश्ती खरीदा है वह तो मेरे लिए पानी भर कर लाएगा, लेकिन तुम्हारा चिमटा तुम्हारे लिए पानी कैसे भरेगा? तो हामिद ने कहा अपने चिमटे को सीधा करते हुए कि अगर ये तुम्हारे भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो तुम्हारा पानी भरने से पहले तो ये क्या करेगा, मेरा पानी भरने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। मोहसिन उसकी ऐसी बात सुनकर पराजित हो गया, लेकिन फिर महमूद ने अपनी बात हामिद के सामने रखी और कहा, अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेगा, तब वकील साहब के पैरों पड़ेगा। क्योंकि महमूद ने क्या करा है, वकील ख़रीदा है, तो कह रहा है कि अगर ये पकड़ा जाएगा कभी तो इसको वकील साहब के पैरों तले आना पड़ेगा। तब हामिद ने प्रबल तर्क के साथ जवाब दिया और कहा कि इसने पकड़ने आएगा कौन? वो कह रहा है कि इसे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। तब नूरे ने कहा कि मेरा सिपाही वाला बंदूक इसे पकड़ कर ले जाएगा। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बहादुर रुस्तम हिंद है, इसको कोई नहीं पकड़ सकता। अच्छा, लाओ अभी उस कुश्ती हो जाए, हम इन दोनों के बीच कुश्ती कराकर देख लेते हैं। जो विजयी होगा वही बताएगा कि कौन किसको पकड़ेगा। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। हामिद कहता है कि मेरे इस चिमटे को देखकर तो तुम्हारे जो वकील साहब हैं उनके भी छक्के छूट जाएंगे, वो दूर पर भाग जाएंगे, इन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। तब मोहसिन ने एक नई बात उसे सूझी और वो हामिद से कहने लगता है कि तुम्हारे चिमटे का मुंह तो रोज़ आग में जलेगा, क्योंकि तुम कह रहे हो कि यह रोटियां सेकने का काम भी करेगा, लेकिन जब रोटियां सेकेगा तो इसका मुंह ज़रूर आग में जल जाएगा। तो हामिद इसका लाजवाब उत्तर देता है कि जो व्यक्ति सूरमा होते हैं वो आग से नहीं घबराते, आग में जलकर तो ये और अधिक इसका स्वरूप पक्का हो जाएगा। तब हामिद अपने चिमटे की श्रेष्ठता कुल मिलाकर स्थापित कर देता है और कहता है कि जब बहादुर व्यक्ति आग में कूदते हैं
तो अपनी बहादुरी दिखाकर ही आगे आते हैं। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती तो स्त्रियों की तरह घरों में घुस कर भागे फिरेंगे। आग में कूदना तो दूर, ये तो आग को देखकर ही भाग सकते हैं। आग में जूझने, आग से लड़ाई करने का काम तो मेरा चिमटा जो रुस्तम हिंद है वो ही कर सकता है। कुल मिलाकर हामिद अपने चिमटे की श्रेष्ठता स्थापित कर लेता है। तब महमूद जोर लगाकर कहता है कि मेरे वकील साहब तो कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन तुम्हारा चिमटा जो है वो तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा, क्योंकि चिमटे को तो रसोई घर में ही रखना पड़ेगा। तब इस तर्क से सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है। इस बात को सुनकर तो क्या है, सम्मी और नूरे को भी थोड़ी अक्ल आ गई। उनको लगा कि वास्तव में इसकी बात में कुछ जोर है। उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो क्या रसोई घर में एक कोने में पड़ा रहेगा, हमारे जो खिलौने हैं वो तो टेबल और कुर्सियों पर बैठेंगे। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी। देखिए, जब हामिद को कोई सही जवाब नहीं सूझा तो उसने भी उन लोगों की तरह धांधलियाँ करना शुरू कर दिया और कहा, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में क्यों रहेगा? तुम्हारे वकील साहब जब कुर्सी पर बैठेंगे तो वह उन्हें ज़मीन पर पटक देगा। मतलब मेरे चिमटे में इतनी शक्ति है कि वह कुर्सी पर बैठने वाले को ही ज़मीन पर गिरा देगा और उनका जो कानून है उनको उनकी पेंट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके बीच गाली गलौज भी शुरू हो गई। कुछ पेट में पचने वाली बात न थी, लेकिन फिर भी हामिद की जो बात है वो ऐसी छा गई कि उसके दोस्त उसका कोई जवाब नहीं दे पाए और ऐसा लगा कि कोई धेलचा कनकोआ जो कौवा है वो गंडे वाले कनकोए कुएं को काट रहा है। मतलब जिस कुएं में कोई ताकत नहीं थी वो एक मटरगस्त कुएं को काट कर खा रहा हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ होती, कभी भी पेट में डालने वाली चीज़ नहीं होती। लेकिन हामिद की बात बेतुकी होने के बावजूद भी उसने मैदान मार लिया, मतलब बाजी जीत ली और अपने चिमटे की श्रेष्ठता को महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी के सामने स्थापित कर दी। अब देखिए क्या है, विजेता को हारने वाले की बात माननी ही पड़ती है। विजेता कौन था? विजेता तो हामिद था। अब उसके दोस्तों को उसकी बात माननी ही पड़ रही थी। वह हामिद को भी इसका श्रेय मिल गया। औरों ने 3-4 आने पैसे खर्च कर दिए थे। अपने खिलौने खरीदने के लिए उन्होंने बहुत अधिक पैसे खर्च किए। हामिद ने 3 पैसे का चिमटा खरीद कर ही अपने दोस्तों पर अपने खिलौने का रंग पूरी तरह से जमा दिया और अपने खिलौने की श्रेष्ठता स्थापित कर ली। अब देखिए, उनके बीच समझौता होने लगा। समझौते के आधार पर उन्होंने आपस में संधि कर ली। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा कि जरा अपना चिमटा तो हमको दिखाओ, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद कहता है कि तुम मेरा भिश्ती ले लो, लेकिन तुम्हारा चिमटा हमें दे दो। अब हामिद को क्या था, इसी प्रकार महमूद, नूरे, सम्मी ने बारी बारी से हामिद का चिमटा प्राप्त करने के लिए उसकी शर्त को मानना स्वीकार कर लिया। हामिद को शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में वह भी बाल सुलभ भावनाओं से युक्त था। हालांकि उसमें बुद्धि थी, इसलिए उसने अपने चिमटे की श्रेष्ठता अन्य खिलौनों के संदर्भ में स्थापित कर दी। लेकिन बारी बारी से उसने शर्तानुसार दूसरों के खिलौने प्राप्त किए और उनसे खेलने लगा और अपना चिमटा भी उसने दूसरों को दे दिया। बच्चे लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी किस प्रकार वापस से घुल मिल जाते हैं और अपने खिलौने आपस में बांट कर खेलते हैं, इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण लेखक ने यहाँ पर किया है। देखिए, हामिद हारने वाले के आंसू पहुँचने लगता है और कहता है, वापस अपनी भूल पर पश्चाताप करता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को कितना चिढ़ा रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे खिलौने भी मेरे चिमटे से कुछ कम नहीं हैं, वे भी श्रेष्ठ हैं। तब मोहसिन ने कहा कि तुम हमें दिलासा मत दो या तुम हमें संतोष मत दिलाओ। वास्तव में तुम्हारा जो चिमटा है वो तो रुस्तम हिंदी है। हमारे खिलौनों के सामने तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। यदि हमारे खिलौने ज़मीन पर गिर जाएंगे तो वास्तव में मिट्टी बन जाएंगे और यदि कोई उन पर पानी फेंक देगा तो इनका रंग भी फीका हो जाएगा। हमारे खिलौने जो हैं तुम्हारे चिमटे के सामने कोई औकात नहीं रखते। तब महमूद कहता है कि दुआ भी लोग तुम्हें ही देंगे, क्योंकि तुमने ऐसा सामान खरीदा है। तुम्हारी अम्मी के हाथ जल जाते हैं खाना बनाते वक्त, तो तुम्हारी अम्मी जान भी तुम्हें बहुत अधिक दुआ देगी और मन ही मन खुश होगी कि मेरे पोते ने मेरा कितना अधिक ख्याल रखा। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि उसका जो खिलौना है वो उसको देखकर उसकी अम्मी जान बहुत खुश होगी और उसकी दादी उसे बहुत सारी दुआएं देगी और
उसको लगेगा कि उसकी दादी को लगेगा कि मेरा पोता मेरी कितनी चिंता करता है। अन्य बच्चों ने मिट्टी के खिलौने खरीद कर अपने पैसे बर्बाद किए, लेकिन मेरा पोता तो वास्तव में मेरा इतना ध्यान रखता है, और उसने जो चिमटा खरीदा है वो तो वास्तव में रुस्तम हिंद है। अन्य खिलौनों से उसकी क्या बराबरी, वो तो वास्तव में बादशाही है। रास्ते में जब महमूद को भूख लगने लगती है तो वो अपने पिताजी से केले मांग कर खाता है। महमूद ने उन केलों में से हामिद को भी कुछ केले खाने के लिए दिए। इस प्रकार सभी दोस्त फिर घुल मिल जाते हैं और अपने खिलौने आपस में बांटकर अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। 11 बजे गांव में हलचल मच रही है। मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए। जो मोहसिन की छोटी बहन है, दौड़कर उसका खिलौना जो उसने क्या ख़रीदा था, बिश्ती ख़रीदा था, वो उसे लेने के लिए दौड़ पड़ती है। खुशी से इस प्रकार से उसके हाथों से छीनती है कि मोहसिन भी उसे देना नहीं चाहता, और दोनों के बीच जो छीना झपटी होती है उससे उसका जो बिश्ती है ज़मीन पर गिर जाता है, और थोड़ी ही देर में वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल जाता है। उल्टे उनका झगड़ा सुनकर उनके माता पिता आते हैं और उनके ऊपर और अधिक उन्हें डांट फटकार लगाते हैं, उन पर चांटों की बरसात करने लगते हैं। तो मोहसिन का खिलौना जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब देखिए मियाँ नूरे के खिलौने की क्या स्थिति होती है। उसने वकील ख़रीदा था, और प्रतिष्ठाजनक स्थान पर तो उसे रखना ज़रूरी ही था क्योंकि वो वकील साहब हैं। तो उसने सोचा कि ये वकील साहब है तो ज़मीन पर कैसे बैठेगा। तो उन्होंने जो नूरा जो हामिद का साथी है, उसके लिए एक लकड़ी का पाटा उन्होंने उनके लिए रखवाया, और पटरे पर कागज़ का कालीन बनाकर वकील साहब को उस पर सिंहासन बनाकर बिठाया। नूरा उन पर पंखा डालना शुरू किया, मतलब उन पर हवा करने लगा। आसमान में खस की टट्टियों और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो। उसके मन में आता है कि अदालत में काम करने वाले जो वकील होते हैं उनके लिए तो बिजली के पंखे लगे हुए रहते हैं, खसखस की टट्टियों से सुसज्जित कूलर उनके लिए लगे रहते हैं, तो मेरा वकील क्या बिना पंखे के रहेगा। वो उसे हर थोड़ी, बच्चों की आदत होती है, वो जो भी खिलौना लाते हैं उसे सजाते संवारते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए वे सभी काम करते हैं जो उनके माता पिता अपने बच्चों के प्रति दर्शाते हैं। और वास्तविक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको देखकर भी बच्चे प्रभावित होते हैं। उन्हीं भावनाओं से प्रेरित है नूरा, और अपने वकील साहब पर पंखा करने लगता है वो। मतलब उनको हवा गर्मी न लगे किसी तरह से, तो उन पर हवा की, लेकिन कब उसके द्वारा जो पंखा चलाया जाता है या पंखे से हवा की जाती है, तो उसके पंखे की चोट से कब वकील साहब स्वर्ग लोक सिधार जाते हैं उसका पता ही नहीं चलता, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में परिवर्तित हो गया। मतलब हाथ से हवा करने वाला जो पंखा है वो वकील साहब पर को छूते ही न जाने कब ज़मीन पर गिर जाता है, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। वकील साहब के अस्थि पंजर सब नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए महमूद के सिपाही की बारी है कि महमूद का सिपाही क्या कर रहा है। अब सिपाही है तो वो घर में तो चुपचाप नहीं बैठेगा, उसका मुख्य काम है पहरा देना। तो अब वो गांव की पहरेदारी करने चले, लेकिन वो पैदल कैसे चलते। महमूद ने क्या किया है, उनको पालकी में बिठाकर वो रात में उनसे पहरा दिलवाने का कार्य कर रहे हैं। एक टोकरी आई है, उसमें कुछ रंग बिरंगे फटे पुराने वस्त्र बिछाकर वकील जो सिपाही साहब है उनको लिटाया गया है। आराम से लेटे हुए वे अपनी गली का पहरा दे रहे हैं। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह से छूने वाले जमाते लगाकर पुकारते जागते रहो की आवाज़ कर रहे हैं। महमूद को अचानक ठोकर लगती। देखिए वो अपने सिपाही को लेकर स्वयं पहरा दे रहा है, लेकिन उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है और जो उनकी टोकरी है उनके हाथ से छूट कर नीचे गिर जाती है। सिपाही के हाथ से बंदूक ज़मीन पर नीचे आ गिरती है और उसकी एक टांग टूट जाती है। महमूद को आज पता चला कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर भी है। देखिए वो अपने सिपाही को अपने घर के अंदर लाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है। बच्चों का कोई खिलौना देखिए टूट जाता है तो वो उसकी मरहम पट्टी करने में भी लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी व्यक्ति के लग जाती है तो किस प्रकार से उसकी मरहम पट्टी की जाती है। कि उसे लगता है कि वो उनकी टूटी टांग को दूर कर देगा। उसके लिए वो हल्दी वाला दूध लाता है, गूलर का दूध आता है और टांग जोड़ दी जाती है। डॉक्टर बनकर उसकी टांग को जोड़ देने का प्रयास भी करता है। देखिए
शल्य क्रिया असफल होती है और सिपाही की जो दूसरी टांग है वो भी टूट जाती है। अब कम से कम वो चल तो नहीं सकता, लेकिन एक जगह पर बैठ सकता है। एक टांग से तो चला नहीं जा रहा था, अब वो बैठ भी नहीं पा रहा था। सिपाही सन्यासी हो गया। अब देखिए, जो महमूद ने सिपाही खरीदा था, अब क्या उसकी स्थिति सन्यासियों की भांति हो गई थी कि एक जगह बैठ जाए। वैसे सिपाही का काम पहरा देना होता है, कभी एक जगह पर वो बैठता नहीं है, लेकिन टांग टूट जाने की वजह से वो सन्यासी का रूप धारण, सन्यासी रूप आ गया है उसका, और एक जगह बैठा बैठा ही पहरा दे रहा है, और कभी बैठा बैठा ही वो देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। उसका जो साफा है शल्य क्रिया में कब खुरच दिया गया पता ही नहीं चला। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसके बाट का काम भी लिया जाता है। अब देखिए, उसके खिलौने की स्थिति तो बहुत बुरी हो गई है। मतलब जिस लड़के ने जो भी खिलौने खरीदे उनकी स्थितियाँ काफ़ी बुरी चल रही है। अब देखिए, मियाँ हामिद ने जो चिमटा खरीदा है उसकी क्या स्थिति है। अन्य बच्चे के खिलौने किसी न किसी प्रकार से टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं। उसने जो चिमटा खरीदा है, अपनी दादी को आवाज़ लगाता हुआ वो घर के अंदर प्रवेश करता है। दादी उसे झट गोदी में उठा लेती है और उसके हाथ में चिमटा देखकर अचानक चौंक जाती है और उससे प्रश्न करती है कि ये कहाँ से लाया। तब हामिद जवाब देता है कि ये उसने 3 पैसे में ख़रीदा है। तब अमीना का दिल और अधिक उसे कचोटने लगता है। उसको लगता है कि ये लड़का बिल्कुल ही ना समझे। मैंने इस 3 पैसे इसलिए दिए थे कि ये मेले का आनंद ले, वहाँ कोई ना कोई खिलौना या मिठाई खरीद कर उससे रसयुक्त पदार्थ खा लेता और अपनी तृष्णा शांत करता और मेले का आनंद लेता। तो हामिद ने कहा कि उसने चिमटा इसलिए ख़रीदा है क्योंकि खाना बनाते वक्त उसकी दादी का हाथ आग में जल जाता है। अगर वो मिठाइयाँ और खिलौने खरीद लेता तो वो क्षण भर का आनंद तो उसे मिल जाता, लेकिन उसकी दादी के जो हाथ खाना बनाते वक्त जलते हैं उसका दर्द हमेशा उसके सीने में दबा हुआ रहता। इसीलिए उसने ये चिमटा ख़रीदा है। बुढ़िया या अमीना जब अपने पोते की इस जवाब को सुनती है तो उसका हृदय स्नेह में बदल जाता है और उसके मन में अपने पोते के प्रति और भी वात्सल्य भाव उमड़ कर आ जाता है। उसको लगता है कि वो कुछ शब्द उसके लिए कह नहीं पा रही है, लेकिन एक मन ही मन में उसके प्रति जो स्नेह और आनंद का भाव था उसको भी वो भुला नहीं पाएगी। इस प्रकार उसको लगता है कि उसके पोते ने उसके लिए कितना अधिक त्याग और बलिदान प्रस्तुत किया है ये चिमटा खरीदकर, जिसकी उसने मन में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका पोता उसका इतना अधिक ध्यान रखता है। वास्तव में अमीना का जो हृदय है वो गदगद हो जाता है। एक विचित्र बात होती है और हामिद इस चिमटे से भी विचित्र बच्चे। हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगती है, दामन फैलाकर हामिद की दुआएं देती है और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती है। और हामिद इसका रहस्य क्या समझता। देखिए, ऐसा लगता है कि हामिद बड़ा बन गया है और उसकी जो दादी उससे उम्र में कई गुना अधिक बड़ी थी वो एक छोटा बच्चा बनी हुई उसकी बाहों में लिपटी हुई रो रही है। हामिद इस बात को समझ नहीं पाता, बाल सुलभ भावनाओं से युक्त है। तो देखिए, इस कहानी के माध्यम से हमने यह सीखा कि एक अभावग्रस्त परिवार का बालक किस प्रकार अपने परिवार की स्थितियों से वाकिफ़ है और इन्हीं स्थितियों से गुजरता हुआ जो वातावरण उसे मिलता है, इस कारण वह मेले की खुशियों का आनंद नहीं लेता। उसके घर में जो अभाव और कमियां उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, किस प्रकार से वो अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और उनकी भावनाओं का ख्याल रखता है। इसी बात का चित्रण इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने हम तक पहुंचाया है। इस प्रकार ये कहानी यहाँ समाप्त होती है और आपको पता चल गया है कि हामिद का चरित्र चित्रण किया गया है कि वह बहुत अधिक सहनशील है, किसी प्रकार के लोभ की भावनाओं से वो युक्त नहीं है। वात्सल्य उसके मन में अपनी दादी के प्रति परम श्रद्धा का भाव है। वह अपने माता पिता के प्रति भी असीम स्नेह की भावना रखता है। इन्हीं भावनाओं को चरितार्थ करती ये कहानियाँ समाप्त होती है। यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल्स कर सकते हैं। अन्यथा आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।